Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 Directive Principles of State Policy. So student, in this video we'll discuss about the directive principles which is given by framers of Indian Constitution. To whom? To legislature and executive. Directive principles स्टेट पॉलिसी की वो गाइडलाइंस हैं जिसको दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वालों ने। किसको दिया है? लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को, जिससे कि वो पॉलिसीज और प्लान्स बना पाए। किसके लिए बेटा? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, लोगों की भलाई के लिए कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाए। कौन? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, फ्रेमर्स ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कि अगर हम बात करें तो ये आप होल्ड करते हैं बेटा फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, कि जो लोग हैं उन्हें उनके फंडामेंटल राइट मिले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली किसको सपोर्ट करते हैं? राइट टू इक्वालिटी के, जो हमारी सोसाइटी में है उन सबको इक्वल राइट्स मिले। इसीलिए कहा गया है कि बेटा बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट नो योर राइट्स एंड योर फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज किसके? टुवर्ड्स योर नेशन, दैट इज इंडिया। बेटा जितने भी सिटीजन हैं, ऑल द नेशंस ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, उनके जो सिटीजन हैं उन्हें कुछ फंडामेंटल और बेसिक राइट्स मिले हुए हैं, या नहीं मिले भी हैं अब तक, तो उन्हें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत एसेंशियल है किसी भी कंट्री को इजीली रन करने के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी को स्मूथली रन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स embodied in पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखी गई हैं क्या? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स embodied in पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से फंडामेंटल राइट है बेटा? राइट टू इक्वलिटी, वी ऑल आर इक्वल। राइट टू फ्रीडम, वी आर वेरी फ्री टू प्रोफेस एनी ऑफ द रिलीजन, टू ऑप्ट एनी ऑफ द प्रोफेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपको कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो 1 2 3 4 5, अब हम आएंगे किस पे? 6 पे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन। ये सबसे नया फंडामेंटल राइट है जो अभी यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है? बिफोर इट वॉज नॉट देयर। सो नाउ वी हैव राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right. These are the 7 fundamental rights given by our constitution. First we'll discuss right to equality. Equality means all Indians are equal before the law. अगर नियम कानून की बात करें तो वो सबके ऊपर एक ही तरीके से फॉलो किए जाएंगे, एक ही तरीके से लागू होंगे। The law does not discriminate between people on the basis of region, linguistic group, sex और race. रेस, सेक्स मतलब मेल है, फीमेल है। रेस का मतलब काला है, गोरा है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन से आया है। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब भाषाओं के आधार पर। रीजन मतलब जगह, और रिलीजन मतलब धर्म। तो बेटा जो हमारा लॉ है वो किसी भी जगह के नाम से, धर्म के नाम से, भाषाओं के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, रेस के आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। वी ऑल आर इक्वल बिफोर। राइट टू फ्रीडम। सो राइट टू फ्रीडम इज फंडामेंटल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में एक राइट टू फ्रीडम भी है। इस राइट के अकॉर्डिंग आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हम जो हमारे व्यूज़ हैं, जो हमारे विचार हैं, उनको फ्रीली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये राइट हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इस फ्रीडम का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं, बस इतना ही है इस राइट के अंदर। ऐसा नहीं है बेटा। इस राइट के अकॉर्डिंग, इस राइट के अंडर आपको ये भी राइट दिया है कि आप पीसफुली असेंबल कर पाएँ, एसोसिएशन बना लें, और कंट्री के किसी भी पार्ट में घूम भी सकते हैं और वहाँ पर रिसाइड भी कर सकते हैं, ठीक है? नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
ये राइट बताता है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या जो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ये सही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में राइट दिया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन। वो बहुत ज़्यादा पुअर स्टेट, और पुअर स्टेट में भी बहुत ज़्यादा पुअर विलेजेस होते हैं बेटा। वहाँ से लड़कियों को, लड़कों को पकड़ पकड़ के दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटी में ले आया जाता है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, और उनको घर में खरीद के रख लिया जाता है। वो पूरा 24 आवर्स, 24 × 7/365 सिर्फ काम ही करती हैं। आज तक की डेट में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ह्यूमन बींग की। थिंक अबाउट इट, कि इतना बड़ा राइट होने के बाद भी आज भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लियर है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। फोर्स लेबर कराया जा रहा है, जैसे हम बेगार भी बोलते हैं, फोर्स लेबर या बेगार। बेगार का मतलब तो होता है वर्क विदाउट पे, काम भी करवा रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे। फोर्स लेबर मतलब फोर्सफुली आपसे काम करवा रहे हैं, ये दोनों चीजें इलीगल है। Begar is making a person work without any wages on the ground that person or his her family had dead. किसी आपका फैमिली पे किसी साहूकार, लाला, मनी लेंडर, जमींदार का कर्ज है, तो वो आपको ले जाता है और आपसे आपको बिना पे दिए काम करवाता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? बेगारी, बेगार। ठीक है। एंड हैड टू रेंडर फ्री लेबर, उसको क्या देना पड़ता है? फ्री लेबर। वो जो लेबर दे रहा है उसके अगेंस्ट में उसे कुछ भी मिलेगा नहीं। फैक्ट जोन की अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, देखते हैं। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनका इम्प्लीमेंटेशन सिटीजन के ऊपर, सोशल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने बोल तो दिया फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये मीनिंगलेस हो जाता है बेटा जब पावर्टी स्ट्राइकन फैमिलीज, वो फैमिली जिनमें बहुत ज़्यादा पावर्टी है, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उन्हें फोर्स किया जाए कि तुम काम करो, तुम्हारे बच्चों को काम पे रखो। उनकी तो बेसिक नीड बन जाती है वो बच्चों खुद भी काम करें, बच्चों से भी काम करा रहे हैं, टू सप्लीमेंट द इनएडिकेट इनकम ऑफ द फैमिली, क्योंकि फैमिली इनकम इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि वो उसमें चारों पांचों बच्चों का सर्वाइवल, तीन चार दो बच्चों का सर्वाइवल कर पाए, तो वो अपने बच्चों से भी काम कराते ही हैं। तो यहाँ पर तो ये फंडामेंटल राइट बाय विश हम खुद ही वॉयलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अकेले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इम्प्लीमेंट हो सकता है? कि ये जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं, 2 टाइम का खाना, ये किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एम्फेसिस रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन्स वे ऑफ लाइफ, इट थस सेफगार्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है बेटा, ये जोर देता है कि हम एक दूसरे के रहने के तरीके, हमारे कल्चर, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करें। इससे हमारी कंट्री में यूनिटी और इंटेग्रिटी बढ़ेगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास कोई व्यक्ति नहीं आएगा बेटा जो आपकी पिटाई कर करके बोलेगा कि आपको मंडे का फास्ट रखना है, ट्यूसडे का फास्ट रखना है, आपको 10 बार नमाज पढ़नी है, या आपको तो चर्च रोज जाना है और वहाँ पर 2 घंटे बिताने हैं। ऐसा हमारी कंट्री में नहीं होता है। तो हम सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है। इसका मतलब हम बिल्कुल फ्री हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं हमारे अपने बिलीफ, फेथ, कस्टम और रिचुअल्स को। चाहें तो आप कन्वर्ट होके इस्लाम कबूल कर लें, चाहें तो आप कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन बन जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी कंट्री में हम जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, आज तक बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, उनको कन्वर्ट कर रही है, वो क्रिश्चियन बन रहे हैं, और क्रिश्चियन बनने के बाद उन्हें सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री हैं, पर हाँ, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए कन्वर्जन के टाइम पे, है ना? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम रिस्पेक्ट करें सारे लोगों को, उनके कल्चर को और उनकी लैंग्वेज को। अरे ये कैसा है, ये कैसे बोल रहे हैं, इनके यहाँ तो ऐसे होता है क्या, ये तो गलत है, ये नहीं बोलना है बेटा। आपको रिस्पेक्ट करना है सारे कल्चर को, सारी लैंग्वेजेस को, सारे कस्टम्स को, तभी हमारी कंट्री में यूनिटी बनी रहेगी।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को देखेंगे हम। अगर किसी पर्सन के साथ ऐसा होता है कि उससे डिप्राइव किया जाता है उसके किसी भी फंडामेंटल राइट से, या उसके किसी भी फंडामेंटल राइट को उसको यूटिलाइज नहीं करने दिया जाता है, भले ही वो कोई पर्सन हो, कोई ग्रुप हो या गवर्नमेंट हो, देन ही और शी हैज़ राइट टू गो टू कोर्ट। तो वो कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है और जस्टिस के लिए अपील कर सकता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो वर्ड लिखा है इनफ्राइंज, इनफ्राइंज का मतलब होता है टू ब्रेक लॉ, नियमों को तोड़ना। अगर ये जो फंडामेंटल राइट है इसको कोई ब्रेक करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं और जस्टिस। So, students, while enjoying the fundamental rights, you have to follow certain duties, and that duties are called fundamental duties. So, it is our supreme duty to obey. Obey का मतलब होता है मानना, है ना? To obey the laws of the state. Here, state means country. आपकी country में जितने भी rules बनते हैं, regulation बनते हैं, आपको उन सबको follow करना है. Next, you have to take interest इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, किस तरीके से कंट्री को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, इस सब में भी आपको इंटरेस्ट लेना है। ये हमारे कंट्री में सारे जितने भी सिटीजन हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो हमारे कंट्री की यूनिटी को प्रोटेक्ट करें, इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे आप यूनिटी को प्रमोट करेंगे, कैसे अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये सब आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ही पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर को रिलेटेड, एक रिलेशन है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में। अब हम लोग देखेंगे वेलफेयर स्टेट। तो बेटा जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जो हमारे राज्य की गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का क्या होता है बेटा? पीएम, प्रधानमंत्री। और स्टेट गवर्नमेंट के कौन होते हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर, है ना? तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे सीएम, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करें। किसको एस्टेब्लिश करें? वेलफेयर स्टेट को। स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है जो दिमाग में बहुत, जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब से चल रहा होगा कि वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है। तो बेटा वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो नीडी पीपल हैं, जिनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, उनको क्या दी जाए? डिसेंट लाइफ दी जाए, उन्हें सब्सिडाइड रेट्स में चीज़ें प्रोवाइड की जाए, उनके रहने की, उनके खाने की व्यवस्था कौन करे? सरकार करे। ऐसे स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। तो वेलफेयर स्टेट सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें स्टेट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करें कि क्या फीचर्स होते हैं वेलफेयर स्टेट के, तो वेलफेयर स्टेट इज़ अ नेशन, वो नेशन है जहाँ पर लोगों को एक डिसेंट लाइफ देना, दैट इज़ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की वो प्रोवाइड कराना, जो कि हैं फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, मेडिकल एड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। आपको रोजगार देना, आपको शिक्षा देना, आपको दवाइयाँ देना, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, घर देना, कपड़ा देना, फूड देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? सरकार की। सो गवर्नमेंट नीड टू टेक सम मेजर्स to do something so that national wealth is distributed among all the people। हमारी सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए बेटा जिससे जो हमारे नेशनल वेल्थ है, जो हमारी कंट्री की वेल्थ है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली अमंग ऑल द पीपल, सारे लोगों में। एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके नेशनल वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लोन दिए जाए बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, किसको? फार्मिंग, हाउसिंग एंड ग्रांट्स फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए बड़ी बड़ी ग्रांट दी जाएं। लो इंटरेस्ट में लोन दिया जाए फार्मर को, और हाउसिंग को, घर बनाने के लिए लोन दें, उस पर कम इंटरेस्ट लें, मतलब ब्याज दर कम रखें, किसानों को लोन दें, शिक्षा को बड़ी बड़ी ग्रांट दें, मतलब बहुत सारा पैसा दें जिससे एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो पाए। मेडिकल एड, मतलब आजकल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल ही हो गया है, क्योंकि एक दिन दो दिन आप हॉस्पिटल में रह जाते हैं तो दवाइयों का, हॉस्पिटल में रहने का इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ तो सरकार को फ्री कर ही देनी चाहिए। ऑफ मेजर दैट कैन बी अंडरटेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये सारे मेजर हैं जो लेने चाहिए सरकार को, किसके लिए? भलाई के लिए, कल्याण के लिए। वेलफेयर का एक और मीनिंग है भलाई के साथ साथ कल्याण, जन कल्याण बोलते हैं ना, कल्याण के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसीज के वो पार्ट 4 में इंक्लूड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में लिखे गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये वो इंस्ट्रक्शन है जो लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव्स को दिए गए हैं। कौन था बेटा? फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई आपको वेलफेयर स्टेट बनाना है ना। वेलफेयर स्टेट में क्या होता है? जहाँ गवर्नमेंट सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। पॉलिसीज़ बनाओ, प्रोग्राम्स बनाओ कंट्री के वेलफेयर के लिए। ये हम पहले भी सेकेंड या फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। जो डायरेक्टिव्स होते हैं उनके कुछ गोल्स होते हैं कि गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट अचीव करे इन सारी चीज़ों को थ्रू लॉ। द डायरेक्टिव्स आर सर्टेन गोल्स। डायरेक्टिव्स कुछ गोल्स हैं जिनको गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अचीव करेगी, और अचीव करेगी वो भी किसके साथ? लॉज के साथ। हाउएवर गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, इनको अचीव नहीं कर पाती है पूरी तरह या कुछ हद तक, तो किसी भी सिटीजन को कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का बिल्कुल राइट है। किसके लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पहले तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जो सर्टेन गोल्स हैं, उनको अचीव करेगी। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, ये कर नहीं पा रही है, तो बीइंग अ सिटीजन ये आपका राइट है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कहें कि भाई ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इन्हें एनफोर्स कराया जाए। What then is the justification for the inclusion of these directives? किस लिए हमने ये डायरेक्टिव्स को इंक्लूड किया है? क्या पर्पस है इनका? तो ये जो डायरेक्टिव्स हैं बेटा, ये मेंशन करते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजन्स को बताते हैं कि हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द डायरेक्टिव्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द सिटीजन को बता रहे हैं कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किससे? गवर्नमेंट से। दिस मेक इट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू ट्राई टू फुलफिल द डायरेक्टिव्स एज फार एज पॉसिबल। और ये हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है, हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो फुलफ़िल करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जैसे मैंने बताया ना, पहले जो राइट टू एजुकेशन है वो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर था, फिर धीरे से वो कहाँ चला गया? फंडामेंटल राइट्स में। तो हमारी गवर्नमेंट को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सब क्या बन जाए? फंडामेंटल राइट्स बन जाए। अदरवाइज इट वुड फेस क्रिटिसिज्म। अगर फंडामेंटल राइट्स को सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर पाती तो वो क्या फेस करेगी? क्रिटिसिज्म। अभी आप लोग देखते होंगे ना कि अंत्योदय अन्न योजना जैसी स्कीम चलती हैं, आयुष्मान कार्ड तो आप लोगों ने सुना होगा। आयुष्मान कार्ड के अंदर एक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एक पुअर फैमिली 8 लाख रुपीस तक का जो है मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कर सकती है। किसकी साइड से? गवर्नमेंट की साइड से। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, तभी हमारी गवर्नमेंट ने किया। फिर जो दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना, ये भी किसके अंदर ही चल रही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर की भूखों को 2 रुपये किलो में, गरीब से गरीब व्यक्ति को 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो में गेहूं और चावल देंगे। ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एग्जाम्पल है। फिर जो थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है वो है गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, पर ये बोलना तो गलत होगा क्योंकि अभी एजुकेशन का जो राइट है वो तो फंडामेंटल राइट में आ गया है, वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ही नहीं। तो अब गवर्नमेंट को इस तरीके से अपने फ्रेमवर्क को बनाना है कि एजुकेशन सबको मिले, क्योंकि अब तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं, अब तो राइट टू एजुकेशन हो गया है। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखे। एक एग्जाम्पल में हमने अंत्योदय अन्न योजना देखी और दूसरा एग्जाम्पल आयुष्मान कार्ड, और जिसके थ्रू आप 8 लाख रुपए तक का मेडिकल इलाज सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं, किसी प्राइवेट में भी करा सकते हैं। आपके बिल को कौन पे करेगी? गवर्नमेंट। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। घर बनवाने के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, सरकार आपके अकाउंट में डायरेक्ट कुछ अमाउंट करती है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि जो डेवलपमेंट एसोसिएशन होती है वो गरीबों के लिए घर बना के गरीबों को अलॉट कर देती है। ये भी किसके अंदर आ रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ही आ रहा है। जैसे अगर मैं इंदौर डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करूँ तो इन्होंने बहुत सारे घर बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं। उन बिल्डिंग्स में 1 रूम 1 किचन, 1 रूम 1 किचन, ऐसा करके बहुत सारे गरीबों को दिया है। तो ये भी किसके अंदर है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है। पर स्कूल वाला एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब आपके पास एक इंडिविजुअल राइट है जो कि है राइट टू एजुकेशन।
जो कि अभी अभी ऐड हो गया है, तो स्कूल वाला एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। अगर सरकार ये सारे काम नहीं करती है, आयुष्मान कार्ड लाने वाली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थी, अंत्योदय योजना कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी, फूड सिक्योरिटी कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी, तो ये जो सारी काम सरकार करती है इसलिए करती है कि उसे क्रिटिसिज्म ना झेलना पड़े, लोग उसकी बुराई ना करें। बिसाइड्स एनी डेमोक्रेटिक नेशन वुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट सर्टेन वेलफेयर मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वो जरूर वेलफेयर मेजर्स को लेगी, किसके लिए, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि भैया डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक नेशंस में तो जनता सुप्रीम है, उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू डायरेक्टिव्स आर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल पे मिले इक्वल वर्क के लिए, भले मैन हो वीमेन हो, बोथ विल गेट इक्वल वेजेस। देन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को आपको प्रोटेक्ट करना है, आपके एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, भले वो रेड फोर्ट हो, ताजमहल हो या कोई टेम्पल हो, आपको उसको प्रोटेक्शन देनी है। और जो ऑब्जेक्ट हैं आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस के, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रमोशन करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का। जितने भी इंटरनेशनल लॉज बने हैं उनको रेस्पेक्ट करना है, लॉ नेशनल लॉज को भी प्रोटेक्ट करना है और रिस्पेक्ट करना है, और इंटरनेशनल लॉज को भी रेस्पेक्ट करना है, दोनों ही लॉज को आप रेस्पेक्ट करें। मेंटेनेंस ऑफ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप, रिलेशंस विथ बिटवीन नेशंस, दो नेशंस के बीच में जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन रहे, ये भी हमारी गवर्नमेंट का काम है।